वेलकम फ्रेंड्स। आज जो सेशन लेके आए हैं या आज जिस सेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं वो इंटायरली डिफरेंट सेशन है। और ये सेशन जो मैं बना रहा हूँ ये बस इसी के लिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग या हम लोग या आप मैं या फिर पूरी दुनिया कह लीजिए एक ही काम करते हैं। बचपन से लेके अब तक एक ही काम के लिए हम काम करते हैं, जो है पैसा। म्हणजे लहानपणी समजा आपल्याला विचारलं जातं की बा तू काय बनणार आहे, मग आपण म्हणतो डॉक्टर बनणार आहे किंवा वकील बनणार आहे किंवा इंजिनियर बनणार आहे, जे काही आपण म्हणू ते. हा? हे म्हणायच्या मागचं जे आपलं इंटेंशन असते ना ते एकच इंटेंशन असते, ते म्हणजे पैसे अर्न करना. तो बचपन से हम जो स्टडी करते हैं वो सब पैसों के लिए करते हैं. ये तो बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल बात हो गई कि अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई जो करता हूँ वो मैं इसके लिए करता हूँ कि मैं सीख सकूं. बेसिक पर्पज तो वही होना चाहिए कि तुम सीखो उससे, लेकिन सीखने के साथ साथ तुम्हारा एक और पर्पज रहेगा उससे कि पैसे अर्न करना. तो पैसा अर्न करना ये सबसे बड़ा पर्पज तुम्हारे लाइफ में रहता है. और उसी के लिए तुम बचपन से लेके अब तक क्या जो कुछ तुम्हारी एज है वो या पूरी लाइफ बोलो तुम उसी के लिए इन्वेस्ट करते हो. पैसा अर्न करना ये एक बात हो गई और पैसे का यूज करना ये दूसरी अलग बात हो गई. पैसा अर्न तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट और बचा के बढ़ाना ये बहुत कम लोग करते हैं. क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक कंसेप्ट होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों का मैनेजमेंट. तो पैसों का मैनेजमेंट तुम्हारा लाइफ में कैसे हो तो जाके तुम्हारे पैसे जो है बढ़े, और वो इतना बढ़े कि तुम्हें फिर आगे वाली जो तुम्हारी लाइफ है या तुम्हारी जो लाइफ जो चल रही है उसमें तुम्हें कहीं पे तकलीफ ना हो. अल्टीमेटली यही पर्पस होता है पैसों. पैसों से तुम्हारी जो लाइफ है उसमें दिक्कत ना हो और तुम्हारी जो जर्नी है वो सेफ हो. यहां से अगर मैं कहीं पे दूसरी जगह जा रहा हूँ ट्रैवलिंग में, मान के चलते कार से जा रहा हूँ, तो मैं मेरे साथ में क्या क्या रखूंगा, मैं पानी की बोतल रखूंगा, मैं खाने का कुछ सामान रखूंगा, अगर धूप है तो या फिर बारिश है तो मैं रेनकोट वगैरह रखूंगा. क्योंकि जर्नी जो है वो सेफ होनी चाहिए. बीच में पता नहीं ना क्या होगा. तो ये जर्नी के लिए हम लोग ये प्लानिंग करते हैं. और हमारी जब लाइफ की जर्नी रहती है कि हम लाइफ में निकलते हैं या अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बीच में जो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो जो हमें खर्चा होगा, उसके लिए क्या हमने वैसे प्लानिंग करके रखी हुई है कि हम उसको फेस कैसे करेंगे करके. अगर रखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं रखी हुई तो शायद इस वीडियो के बाद में आप रखना शुरू कर दोगे. तो ये जो पर्पस है इस वीडियो का, मेनली ये जो सीनियर्स लोग हैं एकेडमी के, जो लोग लग चुके हैं जॉब के ऊपर या फिर जो लगने वाले हैं या जिनकी पोस्टिंग आ चुकी है, मोर देन 200 स्टूडेंट जो है एकेडमी से जो गवर्नमेंट बैंक में अब तक काम कर रहे हैं, मोर देन 500 स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज से एमबीए करके अभी प्राइवेट सेक्टर में या एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं. उन सभी के लिए ये वीडियोस काम में आएगा, है ना. बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि ऐसा कोई वीडियो बनेगी जिससे हमें पता चले कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है. तो बेसिक स्टार्ट करता हूँ. इन्वेस्टमेंट का पर्पज तो होता है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है. वो उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से एज में है, क्योंकि एज वाइज तुम्हारी प्रायोरिटीज हमेशा चेंज होती रहती है. तो ये जो बेसिक वीडियो है, ये पहला वीडियो है, तो मैं प्रायोरिटीज एक रखता हूँ कि 25 to 35 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है कि जिनकी एज जो है वो 25 से 35 है. 25 मतलब बिलो 22 भी चलेगा, है ना. तो उन्होंने प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए और क्या प्लानिंग करेंगे, तो ऐसा होगा कि उनके लाइफ में उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे कि जो कमाते तो बहुत है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जॉब करते करते, और उससे पूछो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है तो उनके पास में बैंक बैलेंस नहीं होता. क्या रीजन होता है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन होता है कि तुम्हारा एक टारगेट नहीं है. कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो एक टारगेटेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. अब देखते हैं कैसे है ना. अब सबसे पहले मान के चलते कि कोई भी एक आदमी पढ़ लो तुम, ये शायद आदमी है ना, ये खुश है क्योंकि इसको जॉब लगा हुआ है. इसके बेसिक इनकम पकड़ लो. मैंने कहा था कि ये जो वीडियो है 25 to 35 के लिए है. तो जॉब में स्टार्टिंग की सैलरी कम से कम मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ 30,000 की होगी. अगर कोई बैंक में क्लरिकल में भी लगता है तो इतना तो उसके हाथ में आएगा ही आएगा. तो मान के चलते उसकी सैलरी जो होंगी वो इतनी होंगी मंथली. अब ये अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेगा तो इसे क्या क्या प्लान करना पड़ता है, मतलब एक आदमी के लाइफ में किस बातों का डर होता है जिसके लिए वो पैसों की प्लानिंग कर रहा है या पैसे सेव करना चाहता है या पैसों की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहला प्रॉब्लम किसी भी आदमी को आता है वो है मेडिकल कंडीशन. की कोरोना कधी होऊ शकते, कधी प्रायव्हेट दवाखान्यात जाऊन राहू शकते, कधी 3-4-5 लाख रुपये बिल होईल, किती बिल होईल कोणाला सांगता येत नाही ना.
तो देखा तुमने, मेडिकल जो है वो तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, उसके लिए जो पैसा लगेगा बीच में जर्नी में वो लग सकता है, और वो एक बार लग गया तो तुम्हारी जितनी भी सेविंग है वो सब खत्म हो जाएंगी अगर तुमने की होंगी तो। और सेविंग ही नहीं की है तो जितना भी तुम्हारा खर्चा है वो सब लोन लेके होगा, तो फिर तुम्हारा लोन और बढ़ जाएगा और तुम और पीछे चले जाओगे। तो फर्स्ट इज मेडिकल। सेकंड क्या होता है, हर एक आदमी को डर होता है कि अपने लाइफ का, कि अपने बाद अपने फैमिली का क्या होगा, अपने बाद अपने बच्चों का क्या होगा, अपने बाद वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक तो डर होता है कि अपने हेल्थ का, कि अपने हेल्थ के लिए जो खर्चा आएगा या फिर ये होगा वो, तो वो कैसे होगा। दूसरा होता है अपने लाइफ का। थर्ड इज बच्चों के एजुकेशन का, कि बच्चे जो होंगे उनका एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत टैलेंटेड है और तुम्हारे पास में पैसे नहीं है कि तुम उनको एजुकेशन नहीं करवा पा रहे हो, तो उसके लिए भी लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट इज मेडिकल, सेकंड इज लाइफ, थर्ड इज एजुकेशन, फोर्थ हो गया मैरिजेस। फिलहाल तो बहुत सिंपल है, 20 लोगों में मैरिज हो जाता है, 50 लोगों में मैरिज हो जाता है। यही सिचुएशन अगले आने वाले 25-26 साल में होंगी। ये मैं बच्चों की मैरिज की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका खुद का भी मैरिज नहीं हुआ होगा, जो वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, करेक्ट ना। तो मैरिज, जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनका मैरिज कैसे करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, तो ये कंसेप्ट हो गया कि वो कैसे होगा। एंड फिफ्थ इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट हियर टू वर्क परमानेंटली। हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम लोग जो हमारा काम है वो पूरा लाइफ भर काम ही करते हैं। वी आर हियर टू एंजॉय लाइफ, वी आर हियर टू सेलिब्रेट लाइफ। तो वो होगा कब, जब अल्टीमेटली कोई भी जॉब नहीं करना चाहता ना। अगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूं, तुम्हारे पास में 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं तुमको आज, तुम 5 करोड़ रुपए ले लो और तुम तुम्हारी लाइफ आराम से जो तुम्हारे 2 टाइम के अरेंजमेंट जो है हम कर देंगे। तो मैं तुम्हें गारंटेड बताता हूँ कि 80% लोग तो जॉब वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जॉब करना है क्योंकि अपना प्रोफेशन नहीं है, जॉब मतलब हॉबी नहीं है। जॉब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है इसलिए कर रहे हैं, यानी ये रियलिटी है। इधर कोई मला फवारत जास्त इंटरेस्ट आहे किंवा हे आहे, गलत बात है। या हो भी सकता है किसी को, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन द बेसिक पर्पज इज, मतलब बहुत सारे 80% 90% जो लोग हैं वो जॉब करते हैं क्योंकि उनको ये लाइफ उनकी सेटल करनी है, उनको लाइफ चलानी है। तो जितने जल्दी तुम रिटायर होगे उतना तुम्हारा ये होगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब रिटायरमेंट के बाद में ऐसा ना हो, रिटायरमेंट के बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास पैसे ही ना बचे। तो 1 2 3 4 5 पर्पज तुम्हारे लाइफ में ऐसे निकले कि जिसके तुम्हें डर है, इसके अगर तुम प्लानिंग कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ मैनेज हो जाएंगी और एक पूरी तरीके से मैनेज हो जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद कुछ खर्चे जो होते हैं वो बीच बीच में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन हो जाता है फैमिली में तो तुम्हें खर्चा लगता है ना। कहीं फेस्टिवल होता है तो वहां पर खर्चा लग जाता है ना। ये जो है ये 1 साल में लगने वाले खर्चे, ये जो है ये इंपॉर्टेंट खर्चे जो तुम्हारे लाइफ में कभी भी लग सकते हैं, इसके लिए तुम्हें प्लानिंग बनानी चाहिए। और ये सर्कल के बाहर के जो खर्चे हैं, ये ऐसे खर्चे हैं कि जो तुम्हें 1 साल में कभी भी लगेंगे, साल 1.5 साल 2 साल में लगेंगे। फंक्शंस कभी भी आ सकता है तुम्हारे लाइफ में, कि कोई मैरिज है, कोई कुछ है, देन फेस्टिव वो कभी भी हो सकता है। फिर क्या होगा, तुम कहीं पे टूर पे जाना चाहते हो, वो भी तुम्हारा एक पर्पस हो सकता है, वो भी है ना। फिर उसके बाद तुम्हें घर लेना है तो होम लोन लेना और उसका ईएमआई पे करना। ईएमआई मतलब इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो होम लोन का ईएमआई पे करना, ये भी तुम्हारा एक पर्पस हो सकता है। तो ये सब तुम्हारे पर्पस हो सकते हैं, ये सब तुम्हारे खर्चे हो सकते हैं। इसके लिए अगर तुमने अभी से मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। और ये बात अगर एक बार छूट गई तुम्हारे लाइफ में से, इसके ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया, बेसिकली इसके ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं लगता। इसके ऊपर ध्यान देने के लिए बस आधा 1 घंटा लगेगा। आधे 1 घंटे में तुम किसी कभी भी ये मैटर सेटल कर सकते हो। और अगर एक बार ये हो गया सेटल ना, तो फिर तुम्हें लाइफ में देखने के काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी ऑलमोस्ट ऑल सभी नीड्स इसमें कवर हो गई। कुछ भी नहीं बचा वैसे कि जो इसमें नहीं कवर हो रहा है करके। तो पहले से शुरुआत करते हैं मेडिकल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो 25 का हूं, मुझे क्या होगा, है ना।
मैं तो 25 का ही हूँ, मुझे क्या होगा, या तो फिर मैं तो 30 का ही हूँ, अब तक तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। तो मुझे क्या, एक किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी लग सकती है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक प्लानिंग बना लो। मान के चलते हैं तुम्हारी सैलरी 30,000 पर मंथ है, हमेशा अपने सैलरी से 20% कम रखना। मतलब 30 है तो 30 के 20% हो गए 6,000। 6,000 पर मंथ तुम्हारे कुछ भी करके सेविंग होनी चाहिए। तुम्हें समझ लो कि तुम्हारा ये सैलरी ही नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में 30,000 रुपए आते हैं तो तुम्हें समझ लो कि तुम्हारी सैलरी 30,000 है ही नहीं, तुम्हारी सैलरी है 24,000, क्योंकि 30 में से 6 को निकाल दो, वो इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा। तो मेडिकल के लिए क्या करोगे तुम, तो मेडिकल के लिए तुम एक मेडिक्लेम पॉलिसी होती है जिसमें तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस का होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हर एक का होना चाहिए, और वो किसी भी एज में तुम हो वो तुम्हारा होना ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारी इमरजेंसी रहती है वो पूरी हो जाएंगी। तो मेडिक्लेम कितने का हो, चाहे 3 लाख 4 लाख का सफिशिएंट है, इतना खर्चा अगर हो जाता है तो 3 to 4 लाख का जो मेडिकल क्लेम है वो तुमको करना है, या मेडिक्लेम पॉलिसी तुमको निकालनी है। तो 3 से 4 लाख की तुम्हारी मेडिक्लेम पॉलिसी हो जाएंगी। उसका खर्चा ऑलमोस्ट, और तुम अगर पॉलिसी बाजार पे जाके देखोगे या इसमें देखोगे तो नियर अबाउट 5,000 to 6,000 पर ईयर। 5,000 to 6,000 पर ईयर इतना तुम्हारा खर्चा होगा। 5 से 6,000 तुम्हारे लाइफ में से चले जाएंगे, हर साल चले जाएंगे, और उसमें तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। जो बेसिक कंसेप्ट इंश्योरेंस का है वो ऐसे था कि तुम्हें कुछ ना कुछ वापस मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस तुम निकालो, 5 से 6,000 तुम्हारे चले जाएंगे साल में से, 3 से 4 लाख रुपए का तुम्हें कवर मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ होगा ही नहीं, लेकिन इसके लिए प्लान है ना, बता नहीं सकते ना। अगर तुम्हें कुछ होता नहीं है तो ये 5 से 6,000 रुपए जो है इसमें से तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि 6,000 अगर तुम्हारी सैलरी है, 6,000 अगर तुम्हारी सेविंग है मंथली, तो 6,000 इंटू 12 तो 72,000 जो है वो तुम्हारा साल का सेविंग हो गया। तो साल की सेविंग में मेडिक्लेम, इसको भी तुम सेविंग कंसीडर कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस इसको भी तुम सेविंग कंसीडर कर सकते हो। तो अब जैसे 72,000 है तो उसमें से ये 5-6 हजार रुपए चला गया, मतलब बचा कितना, 5,000 रुपए पकड़ लो, इसमें से 5,000 रुपए चला गया, बचा कितना, 67,000। करेक्ट। अब बचा 67,000। हेल्थ से रिलेटेड तुम रिलैक्स हो गए, हॉस्पिटल से रिलेटेड तुम रिलैक्स हो गए, इसका तुम्हें कोई टेंशन नहीं है पूरे लाइफ में कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, क्योंकि तुमने हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारा निकाल लिया है ना। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड इज लाइफ। हर किसी को ये टेंशन रहता है कि अपने फैमिली का अपने बाद में होगा क्या। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि जो हर एक की होनी चाहिए, है ना। अपने यहाँ पे बहुत अंडर डेवलप्ड है, मतलब अपने यहाँ उतना इंश्योरेंस निकलता नहीं जितना निकलता है। तो इंश्योरेंस निकालना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर हम अभी LIC जाते हैं और इंश्योरेंस निकाल के लेके आते हैं, गलत है। LIC में 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं ना, वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज टर्म इंश्योरेंस, वो भी लाइफ का होता है। तो हम LIC जाते हैं और इंश्योरेंस निकाल के लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC के बहुत सारे प्लान है, जैसे जीवन आनंद प्लान, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में तुमने पढ़ा होगा या होगा। तो उसमें क्या है, वो प्लान तुमने निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि LIC बिल्कुल मत निकालो। अगर तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो या तुम मुझसे पूछते हो तो तुम तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि अगर तुम कोई पॉलिसी निकालोगे तो गलती क्या है उसमें, LIC निकालना तो अच्छी बात है ना, सेविंग होती है। तो यही तो दिक्कत है, मतलब हर जगह जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि हमने LIC को सेविंग कंसीडर किया। LIC इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द सेविंग पर्पस। इंश्योरेंस कभी भी सेविंग पर्पस के लिए नहीं होता। इंश्योरेंस का पर्पस है कि तुम्हें इंश्योर्ड करना, ना कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न देना, क्योंकि वो पर्पस ही नहीं है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि तुम्हें इंश्योर करना, मतलब तुम्हें सिक्योर करना, ये इंश्योरेंस का पर्पस है। सेविंग कोई पर्पस नहीं है। तो LIC को जो हम सेविंग एज ए सेविंग देखते हैं कि तुम्हारा 10-10 हजार रुपए भरते जाओ और यहाँ से 20 साल बाद तुमको 10 लाख रुपए मिलेंगे,
बेसिकली यहाँ से 20 साल बाद तुम्हें 10 लाख रुपए मतलब कुछ भी नहीं है ना वैल्यू। यहाँ से 20 साल बाद तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए की वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से 20 साल बाद 10 लाख मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे। बेसिकली आज के 50,000 मतलब उस समय के 10 लाख रुपए होंगे। तो फिर क्या करना? तो बेस्ट वे है टर्म इंश्योरेंस निकालना। दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जिसमें दो होता है, एक पेबैक वाला और एक होता है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस तुम तुम्हारा निकाल लो। टर्म इंश्योरेंस निकाल लोगे तो क्या होगा, जैसे मेडिक्लेम था वैसे टर्म इंश्योरेंस है। एक स्पेसिफिक अमाउंट तुम्हें मिल जाती है। मान के चलते हैं कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर तुमने निकाल लिया, बेसिकली तुम्हारी जो सैलरी है उसके 20 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस तुम्हारा होना चाहिए ईयरली जो तुम्हारी सैलरी है उसके 20 टाइम्स कर लो, उतना तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है कि अगर तुमने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला है और अगर तुम 7,000-8,000 रुपए इसका इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 8-9 हजार रुपए में भी निकल जाता है, कहीं 5-6 हजार रुपए में भी निकल जाता है, डिपेंड्स तुम कहां से परचेस करते हो। तो अगर तुम टर्म इंश्योरेंस निकाल लेते हो तो क्या होगा टर्म इंश्योरेंस से कि तुम्हें एक, अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हें एक लमसम अमाउंट तुम्हारी फैमिली को मिलेंगी। से 1 करोड़ का अगर तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस है तो अगर किसी को कुछ हो जाता है उसके लाइफ में या इस पर्सन को इसके लाइफ में कुछ हो जाता है तो इसकी फैमिली एटलीस्ट इतना तो कमा पाए, मतलब इतना तो उसके फैमिली के पास में आ जाए कि वो सर्वाइव कर पाए, अच्छी तरीके से अपना लाइफ जी सके। तो ये अमाउंट जो है वो आज के डेट में सफिशिएंट है कि अगर ये अमाउंट किसी को मिले ना तो उसके लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। यही अगर इसकी जगह तुम LIC निकालोगे तो LIC की वैल्यू मिलेंगी तुम्हें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, और उसके लिए तुम्हें बहुत सारे अमाउंट भरने पड़ेगी और ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो कभी भी LIC के चक्कर में मत पड़ना। अगर निकालना है पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस निकालो। टर्म इंश्योरेंस निकालो तो अगर LIC का वगैरह निकालोगे तो वो बहुत महंगा आता है ना, किसी भी कंपनी का निकालो, कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस से अगर तुम्हें कुछ निकालना है तो टर्म इंश्योरेंस निकाल लेना। तो एक मेडिक्लेम निकाल लेना, एक टर्म इंश्योरेंस निकाल लेना। टर्म इंश्योरेंस आ जाएगा तुम्हारा 5 से 6 हजार रुपए में, या 7,000 रुपए पकड़ के चलता हूं मैं तो 7,000 रुपए चला गया, तुम्हारा बचा 60,000। 72,000 था टोटल इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपए चले गए, है ना, बचा 67,000। उसमें से 7,000 रुपए चले गए टर्म इंश्योरेंस के, बचा 60,000। अब 60,000 रुपए तुम्हारे पास में है, 60,000 रुपए तुम्हारे पास में है इन्वेस्ट करने के लिए। और ये इन्वेस्ट में किस पर्पस के लिए करने हैं? इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास में 3 पर्पस बचे लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैं बता देता हूँ, एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट। तो एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट के लिए तुम लोग अगर इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो तुम्हारे पास में ऑप्शंस क्या क्या है, तुम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो तुम, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तुम रियल एस्टेट में परचेस कर सकते हो, तुम प्लॉट परचेस कर सकते हो इसका, या कोई जमीन परचेस कर सकते हो इससे। गोल्ड तुम परचेस कर सकते हो इससे। बैंक में डालना है तो तुम RD निकाल सकते हो इसकी, क्योंकि 5,000 रुपए पर मंथ तुम्हारे पास में आने वाला है ना। बैंक में डाल रहे हो तो तुम RD निकाल सकते हो, या तो फिर तुम क्या कर सकते हो इसको कि हर महीने में तुम उसको FD कर सकते हो। इसको एक बार निकाल देता हूँ, मिटा देता हूँ, तुम्हें शायद पता चले आगे क्या होगा। तो तुम RD निकाल सकते हो, FD निकाल सकते हो। फिर तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम शेयर मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में तुम इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लॉट, RD, गोल्ड, FD, शेयर मार्केट। और एक ऑप्शन तुम्हारे पास में बेस्ट ऑप्शन अगर कुछ देखा जाए तो वो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें तुम डाल सकते हो। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल जो चल रहा है वो 7.6 या 7.4 समथिंग चल रहा है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है, यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है PPF में। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या है, जब तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो तो ये सब दिक्कतें तुम्हारे सामने आती है, इसलिए तुम इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लॉट में इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारे पास में एक लमसम अमाउंट चाहिए, वो तुम्हारे पास में नहीं है। तुम्हारा सैलरी है जो तुम अर्निंग, मतलब तुम तुम्हारे बिगिनिंग की स्टेज पे हो, 30,000 रुपए तुम्हारी सैलरी। प्लॉट की वैल्यू 3-4 लाख रुपए हो, इतने पैसे तुम्हारे पास में आएंगे कहां से? और उसमें और 2-3 दिक्कत रहती है कि उसकी तरफ ध्यान कौन देगा, कहीं पे प्लॉट की कीमत बढ़ गई, कम हो गई। सेकंड इज RD। तो RD या बैंक, FD, फिक्स डिपॉजिट, इसको मैं पूरा बाहर ही निकाल रहा हूँ इस सिस्टम से।
क्योंकि कैसे है कि ये इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तुम बोलोगे कि तुम्हारे पैसे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उससे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको 5% रिटर्न मिलेंगे करके। तुम गलत बता रहे हो कि रिटर्न नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, मैं प्रूव कर सकता हूँ। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि क्या हुआ कि अगर तुमने 5,000 रुपए सपोज आरडी में रख दिए, या 10,000 रुपए तुमने आरडी में रख दिए 5% से, तो तुम्हें 10,000 बाद मिलेंगे 10,500 रुपए। और गेटिंग माय पॉइंट? तुमने 10,000 रुपए आरडी में रखे और एक साल बाद तुम्हें मिले 500 रुपए इंटरेस्ट 5% से, 10,500 रुपए। बेसिकली इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो बढ़ रही है 7% से। तो जो 10,000 रुपए की वैल्यू आज है, एक साल बाद 10,700 हो गई। सिंपल उदाहरण देऊन सांगायचं तर आज तुम्ही एका वर्षापूर्वी तुम्ही 10,000 रुपयाचे जितके पेट्रोल टाकत होते ते टाकायचं असेल तर आज तुम्हाला त्यासाठी 12,000 रुपये द्यावं लागतील। महागाई वेळा तुम्हाला बँकेतनं भेटले किती 10,500 रुपये, 1,500 रुपये तुम्ही स्वतःच्या व्यवसाय देऊन राहिलेत ना, अरे 100 रुपये हो गया ना पेट्रोल। तो आरडी में पैसा तो बढ़ेगा, तुम्हें देखेगा कि बढ़ रहा है, लेकिन महंगे उससे ज्यादा बढ़ेंगी, तो पैसे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगी। इसलिए आरडी ये कोई ऑप्शन नहीं है। प्लॉट के लिए तुम्हारे पास में पैसे नहीं है। गोल्ड के लिए सेम दिक्कत है कि गोल्ड परचेस करोगे तो उतना पैसा चाहिए। अच्छा, एक एक ग्राम करके हमने परचेस कर लिया, हर महीने में हम हमारे पास 60,000 रुपए है, साल के महीने में 5,000 रुपए है, तो हर महीने में अगर हम एक ग्राम करते गए गोल्ड, तो हमारे पास में गोल्ड हो सकता है। गोल्ड में दिक्कत ये है की गोल्ड माणूस एकदा घेतलं की मोडत नाही। आणि ज्यांचं लग्न झालेलं त्यांच्या बायकोला जास्त दिसलं तर तो लंबात लागला ना, इन्वेस्टमेंट गेली थी कामातून, बराबर ना। तो गोल्ड ये भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन इसको भी मैं अच्छा नहीं समझता। एफडी पहले मैं बता देता हूँ कि नहीं है करके ऑप्शन, वो मैंने बता दिया। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, और ये तुम्हारा पैसा है, तुम मेहनत करके कमा रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम अर्न कर सकते हो, तुम्हारा बहुत डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, तो तुम करो इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज दूर रहो। तो शेयर मार्केट एक चलेगा ऑप्शन। एक पीपीएफ ऑप्शन में है जिसमें तुम्हें 7.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, विच इज द सेफेस्ट ऑप्शन। सबसे सेफ किसी को जाना है, अगर ये ही वीडियो अगर मैं किसी 40 से 50 साल वाले के लिए बना तो मैं कह रहा था कि ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तुम लोगों, तो मुझे लगता है तुम लोगों का एज इतना है कि तुम लोग रिस्क ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, क्या दिक्कत है रिस्क लेने में? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? म्यूचुअल फंड। यहाँ पे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मतलब क्या है कि तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हें इतना रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें इतनी है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि तुम जिससे म्यूचुअल फंड लेते हो वो सब एफर्ट्स लेते हैं तुम्हारे सेविंग करने के लिए, और वो सब लॉजिक लगाते और एक्सपर्ट लोक होते हैं, है ना। तर ते सर्व तुमचे लॉजिक लावतात, हे करतात, ते करतात, आणि ते तुमचे पैसे जे ते इन्वेस्ट करतात, तो वहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जितना लॉन्ग टर्म में पैसा जाएगा तुम्हारा, उतना तुम्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अब इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? तुम्हारे पास में बचे थे अब 5,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट शुड बी टारगेटेड। जब भी तुम इन्वेस्ट करते हो, पैसा कहीं पे डालते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है, कि तुम कहां पे पैसा डाल रहे हो, तो क्या पर्पस है तुम्हारा, इससे क्या होगा। नहीं तो बहुत जगह लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्यों कर रहे, है ना। आणि एखादी इमर्जन्सी आली, मग ती इन्व्हेस्टमेंट काढली, मग अजून दुसरीकडे कुठे काहीतरी खर्च करून टाकला पैसा, मग पुन्हा पैसा संपला, मग पुन्हा इन्व्हेस्टमेंट केली, पुन्हा काढली, पुन्हा खर्च करून टाकले। एक टारगेट अगर है इन्वेस्टमेंट में, तो डेवलपमेंट अच्छी होंगी, तो तुम इस सिचुएशन पे पहुंच जाओगे, तुम इन पैसों को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकोगे। अब 5,000 रुपए तुम्हारे पास में थे, और तुम्हारे पास में 3 टारगेट्स है तुम्हारे, ये 3 टारगेट होंगे। मोबाइल में यूज करता हूँ ताकि मैं तुम्हें फिगर्स बता सकूं कि कितना कितना तुम्हारा वैल्यू होगा, कितने कितने साल बाद होगा। तो रिटायरमेंट के लिए आप तुम 5,000 में से तुम 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। मैरिज के लिए तुम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो, और एजुकेशन के लिए तुम 2,000 रुपए इन्वेस्ट करो, क्योंकि एजुकेशन हो ही इतना महंगा गया है कि इतना तुम्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो रिटायरमेंट के लिए अगर तुम 2,000 रुपए तुम्हारा इन्वेस्ट करोगे, रिटायरमेंट के लिए अगर तुम तुम्हारा 2,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, मान के चलते तुम्हारे ऊपर 30, और तुम्हें 30 में रिटायर्ड होना है, और 30 साल बाद 30 साल बाकी है तुम्हारे पास में,
बेसिकली नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं उनको पेंशन नहीं है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अभी से इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तुम्हें इतना फंड नहीं मिलेगा। एनपीएस मिलेगा तो एनपीएस कितना मिलेगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें उस समय पेंशन क्या मिलेगी। जो तुम्हारे फंड वाले होंगे उतने तुम्हारा पेंशन मिलेगा। तो अगर तुम 2000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और इसमें हर साल तुम, क्योंकि सैलरी तो हर साल बढ़ेंगी ना तुम्हारी, इंक्रीमेंट तो हर साल में मिलेगा ना, और इसमें अगर तुम हर महीने में 500 रुपए का इंक्रीमेंट कर देते हो तो यहां से 30 साल बाद जो तुम्हारी वैल्यू है, अगर मैं मान के चलता हूँ म्यूचुअल फंड में वैसे 30 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, मुझे कुछ फंड के ऊपर फिलहाल 20-25% मिल रहा है, तो मैं 15% में अगर तुम्हें रिटर्न मिला तो तुम्हारे पास में 2,87,86,864 इतना अमाउंट तुम्हारे पास में हो जाएगा यहां से 30 साल बाद। कितने से स्टार्टिंग किया था तुमने? 2000 से। हर साल कितने से बढ़ा रहा है? सिर्फ 500 रुपए से। 30 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? एक सिंपल स्टेप लिया तुमने और तुम्हारा रिटायरमेंट का टेंशन सॉल्व हुए दिख रहा है। सैलरी अगर किसकी अभी भी ज्यादा है वो ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता है। आर गेटिंग इट? अगर यही 2 की जगह अगर मैं 3 कर देता था और 3 से स्टार्टिंग करता था और फिर मैं 500 बढ़ाता था, तो मैं तुम्हें अमाउंट बता देता हूँ कितना होगा। तो 3,44,00,000 अमाउंट हो जाता था। 1000 से इतना बड़ा इम्पैक्ट होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इन्वेस्टमेंट विल बी टारगेटेड। जो रिटायरमेंट के लिए किया है वो रिटायरमेंट के लिए किया है, बीच में तो तुमको कुछ खर्चा है ही नहीं। जो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसको निकालना ही नहीं है तुमको कब तक, जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाते। किसी को जल्दी रिटायर होना है, इस अमाउंट को बढ़ा दो, इस अमाउंट को बढ़ा दो बाय डिफॉल्ट। क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या तुम्हारा रहने का जो तरीका है वो भी बदलते जाएगा, तुम्हारे खर्चे जो है वो भी बदलते जाएंगे, और ऑल ऑफ द सडन जब तुम रिटायरमेंट पे पहुंचोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वही रहेगा। तो तुम्हें वो मैच तो करते रहना चाहिए तुम्हारे सैलरी के साथ, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे पास में इतना तो पैसा आ जाए कि जितनी तुम्हारी सैलरी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया। फिर तो ये हो गया एक रिटायरमेंट का। सेकंड इज योर एजुकेशन, कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चे होंगे उनका एजुकेशन जो है सबसे कॉस्टली पोर्शन हो गया है फिलहाल। तो उसके लिए तुम 2000 इन्वेस्ट करो। 18 साल तक का जो एजुकेशन है शायद बच्चों का, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते थे अब तक रखते हैं, वो उसके प्लानिंग वो बाद में देखेंगे। लेकिन 18 साल के बाद का जो एजुकेशन है, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो वहां पे जो खर्चा लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए शायद तुम्हारे पास में फिलहाल 1 करोड़ रुपए होना चाहिए या फिर 70 से 80 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके तुम कहीं पे एमबीबीएस है उसके बाद फिर एमडी तुम कर सकते हो। इतना तुम्हारा कॉस्टिंग होना चाहिए, इतना पैसा तुम्हारे पास में होना चाहिए फिलहाल। तो उनके एजुकेशन के लिए तुम लोग अगर 2000 रुपए मंथ से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो और उसमें तुम फिर से 500 रुपए का इन्वेस्ट कर देते हो, और शायद ये पैसा तुम्हें लगने वाला है आगे आने वाले 18 सालों में, तो देखते हैं कॉस्टिंग कितना होगा उसका। और रिटर्न इस सेम 15% या तो फिर इसको मैं 15% पकड़ लूं तो इसका कॉस्टिंग आ जाएगा 2000 रुपए। तुमने 18 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो तुम्हारे पास में 44,69,000 आ जाएंगे। मतलब अगर तुम एजुकेशन लोन भी लेते हो साथ में तुम्हारे पास में ये पैसा रहता है, तो इससे तुम इनका एजुकेशन पूरा कर पाओगे। तो इनके एजुकेशन का लोड जो है वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा उस समय। तुम इसमें बढ़ा भी सकते हो, तुम इसमें घटा भी सकते हो, तुम चाहे जो कर सकते हो, करेक्ट ना? डिपेंड्स ऑन योर सैलरी। इसको 2000 को हर महीने में 500 रुपए से तुम बढ़ा दो, मतलब हर साल तुम 500 रुपए से बढ़ा दो। हर महीने 500 से बढ़ा दो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस 2000 रुपए हर साल तुमने 500 रुपए से इंक्रीज कर दिया, तो इतना अमाउंट मिला। इसको तुमने इतना अमाउंट मिला, तुम बोलोगे सर अमाउंट तो 2000 रुपए थी, तो यहाँ पे करोड़ में चली गई, यहाँ पे लैक्स में है। तो डिफरेंस ये है कि ये 30 के लिए है और ये 18 के लिए है। ये 30 साल के लिए है, 18 साल के लिए है ना? और फिर बताओ कि मैरिज का खर्चा जो होगा वो मान के चलते हैं कि 1000 रुपए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो और हर साल तुम इसमें 500 रुपए का ऐड करते हो, और इसकी जरूरत तुम्हें यहाँ से 25 साल बाद होने वाली है। तो तुम्हारे पास में इसके लिए खर्चा जो आएगा वो अमाउंट होंगी 1 करोड़
8,83,000 ये अमाउंट तुम्हारे पास में उनके मैरिज के लिए हो जाएंगी। अब इतना खर्चा वहां पे नहीं लगेगा, तो यहाँ से अगर कुछ बचता बुचता है तो तुम यहाँ पे उठा के लेके आ सकते हो उसको, करेक्ट। क्योंकि ये सबसे बड़ा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन होगा तो जाके उनके मैरिज के लिए में खर्चा करने का काम ही नहीं, उनका खर्चा खुद कर पाएंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, करेक्ट। तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो जाके तुम बोल सकते हो कि तुम तुम्हारा लाइफ में रिलैक्स हो गए और गेटिंग इट। क्योंकि अब तुम्हें कोई इमरजेंसी फंड कहीं भी लगने वाला नहीं है। अब बचा तुम्हारे लाइफ में जो पैसा बचा वो है इन्वेस्टमेंट एंजॉयमेंट के लिए। अब तुम्हारे लाइफ में बचे 24,000।